केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल जो इससे पहले जो क्लास हुई थी उसके अंदर अपने जो अद्वैतवादी परिकल्पना थी, जिसमें कांट की वायवीय राशि परिकल्पना और लाप्लास की न्याहारिका परिकल्पना, उसको देखा था। अभी जो अपन देखेंगे आज की जो क्लास है उसके अंदर देखेंगे जो द्वैतवादी परिकल्पना है, डिलेस्टिक हाइपोथेसिस, जिसके अंदर जो प्रमुख रूप से परिकल्पना है चैम्बरलिन व मोल्टन की जो ग्रहणु परिकल्पना है, प्लेनेटिसिमल हाइपोथेसिस है, जो चैम्बरलिन का प्रमुख रूप से योगदान है और मोल्टन का भी है, मुख्य रूप से चैम्बरलिन का। तो ये जो ग्रहणु परिकल्पना है वो चैम्बरलिन ने 1905 में प्रस्तुत की थी। ये एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ साथ, यानी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति के साथ साथ वायुमंडल की बनावट, महाद्वीप तथा महासागरों की जो संरचना है या जो रचना है, उनके विषय में भी काफ़ी कुछ जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाती है। तो ये परिकल्पना है, पृथ्वी की उत्पत्ति, वायुमंडल की बनावट, महाद्वीपों और महासागरों की जो रचना है, इसके विषय में काफ़ी कुछ जो जानकारी है वो अपने को उपलब्ध करवाती है। अब देखिए, ये एक प्रकार की जो चैम्बरलिन व मोल्टन की जो ग्रहणु परिकल्पना है वो एक द्वैतवादी परिकल्पना है, यानी इस परिकल्पना के अंदर दो तारे के संयोग से जो पृथ्वी है या ब्रह्मांड की उत्पत्ति है वो हुई है। यानी सूर्य के अलावा एक और तारा था, यानी दो तारों के संयोग से जो उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ऐसी जो परिकल्पना है वो चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहणु परिकल्पना है, यानी इसके अंदर दो तारों के संयोग से जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब ये चैम्बरलिन के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड के अंदर दो विशाल तारे थे, एक सूर्य था और एक सूर्य के अलावा उसका साथी तारा था, जैसे आप देख रहे हैं। ये तो चैम्बरलिन ने एक कल्पना की है कि सूर्य और सूर्य के अलावा उसका जो साथी तारा था जो सूर्य से काफ़ी बड़ा था आकार के अंदर। अब जो ग्रह निर्माण से पूर्व जो सूर्य की स्थिति थी चैम्बरलिन के अनुसार वो ठोस कणों से निर्मित थी, यानी जो ग्रह बनने थे उससे पहले जो ये सूर्य की संरचना थी वो ठोस कणों से निर्मित थी और एक चक्राकार रूप में थी और शीतल अवस्था में थी।
तो शैम्बर्लिन के अनुसार जो ग्रह निर्माण से पूर्व जो सूर्य था वो एक तो शीतल रूप में था और चक्राकार रूप में था और ठोस कणों के रूप में था। अब ब्रह्मांड में ये जो सूर्य का जो साथी तारा था वो घूमते हुए यानी रोटेट करते हुए इसका जो पथ था, ऑर्बिट था, उस परिभ्रमण कक्ष के ओर, यानी जो ब्रह्मांड में जो घूमता हुआ सूर्य का जो साथी विशाल तारा था वो इसके पास में पहुंच गया। जैसे ये सूर्य था, अब धीरे धीरे जब ये अपने ऑर्बिट था, परिभ्रमण कक्ष था, उसमें रोटेट करते हुए तो ये इसके नज़दीक आ रहा था, यानी जो साथी विशाल तारा था वो भ्रमण करते हुए लगातार सूर्य के नज़दीक आ रहा था। इस प्रकार पास में आते हुए तारे के आकर्षण शक्ति से, यानी जैसे जैसे इन दोनों की जो ग्रेविटी होगी, अब देखिए सूर्य है शैम्बर्लिन के अनुसार वो आकार में छोटा था और उसका जो साथी तारा था वो आकार में विशाल था, तो ऑब्वियसली अगर देखा जाएगा तो ज़्यादा जो ग्रेविटी थी वो उसके सूर्य के जो साथी विशाल तारा था उसकी ज़्यादा थी। तो उसकी आकर्षण शक्ति से, यानी इस तारे की आकर्षण शक्ति से सूर्य की जो सतह थी, सूर्य का जो धरातल था, उससे असंख्य जो छोटे छोटे कण थे, यानी जैसे ये सूर्य की सतह थी, यहाँ से इसकी आकर्षण शक्ति से सूर्य की सतह से असंख्य जो कण थे वो बाहर निकल गए और वो ठोस रूप में थे, क्योंकि शैम्बर्लिन ने पहले ही बताया था कि ग्रह के निर्माण से पहले जो सूर्य था वो ठोस रूप में था। अब देखिए प्रारंभिक जो अवस्था में ये कण थे वो धूल के रूप में थे, एक प्रकार का डस्ट था, यानी ये जो कण थे धूल के रूप में थे। प्रारंभिक अवस्था के अंदर ये जो सूर्य में जो कण थे वो धूल के रूप में थे। अब देखिए इन जो बिखरे हुए कण थे जो सूर्य की सतह से जो निकले थे, असंख्य कण जो निकले थे, उसको शैम्बर्लिन ने ग्रहाणु या प्लैनेटेसिमल बोला है, यानी ये जो कण थे इन कण को ग्रहाणु या यानी ये जो प्रारंभिक कण थे जो बिखरे हुए असंख्य थे, इनको शैम्बर्लिन ने ग्रहाणु या इंग्लिश के अंदर प्लैनेटेसिमल है वो कहा था। और इसीलिए इसी बेस पे इस जो विचारधारा है या हाइपोथेसिस है उसको अपन ग्रहाणु परिकल्पना या प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस कहते हैं। अब देखिए जो सूर्य की जो सतह थी उससे जो ज्वार या जो निकली थी, जो ज्वार निकला था वो उसके साथी तारे की ज्वारीय शक्ति से निकला था। अब ये कहा जाएगा कि सूर्य की जो ये सतह थी, यहाँ से जो ये कण निकले थे असंख्य, जिसको ग्रहाणु कहते हैं, क्यों निकले थे? तो वो इसलिए निकले थे कि इसकी जो आकर्षण शक्ति थी, सूर्य का जो साथी तारा था, जो साथी विशाल तारा था, उसकी जो ज्वारीय शक्ति थी वो ज़्यादा थी। तो उसकी वजह से इस सूर्य की जो सतह है उससे वो ग्रहाणु है वो अलग हो गए असंख्य रूप में। अब देखिए जो ग्रहाणुओं में कुछ जो ग्रहाणु थे वो अपेक्षाकृत बड़े ग्रहाणु थे, क्योंकि असंख्य ग्रहाणु निकले थे, उसमें से लेकिन कुछ जो पदार्थ थे वो ऐसे बड़े आकार के थे। ये और जो ये बड़े आकार के जो ग्रहाणु थे जो सूर्य की सतह से अलग हुए थे, यही ग्रहाणु हैं बाद में जाकर जो ग्रह हैं उनके निर्माण का आधार बने थे। यानी कहने का मतलब जो असंख्य ग्रहाणु निकले थे, सूर्य का जो साथी विशाल तारा था उसकी ज्वारीय शक्ति से, सूर्य की सतह से, उसमें से जो बड़े ग्रहाणु थे वो ग्रह, जो भावी ग्रह थे, उसके निर्माण के आधार बने थे। अब देखिए भावी ग्रह के निर्माण के लिए जो केंद्रीय भाग था वो यही बड़े कण बने थे और बड़े ग्रहाणुओं को चारों तरह
से छोटे छोटे जो ग्राणु हैं उससे मिलकर एक जो वृत्त ग्राणु है उनका निर्माण हो गया। अब मूल जो केंद्र था, जो केंद्रीय भाग था, वो इसमें से बड़े ग्राणु थे। अब ये जो बड़े ग्राणु थे तो इसके चारों ओर जो छोटे छोटे ग्राणु थे वो आने से ये जो ग्राणु है उनकी जो संरचना है वो बड़ी होती गई, यानी आकार में ये जो ग्राणु है वो बड़े होते गए। और इस प्रकार असंख्य जो ग्रहाणु निकले थे सूर्य की सतह से और विशाल तारे के आकर्षण शक्ति से, और वो सम्मिलित होकर वृत्त आकार में परिवर्तित होकर ग्रह का रूप धारण किया। और जो मूल पिंड या जो मौलिक जो सूर्य था वो अवशिष्ट भाग वर्तमान में सूर्य बना। कहने का मतलब ये हुआ कि इन ग्रह के निर्माण के बाद जो अवशिष्ट भाग बचा था वो वर्तमान में सूर्य बना। ऐसी जो बात है वो शैम्बर्ली ने अपनी जो ग्रहाणु परिकल्पना है उसमें कही है। अब देखिए इस परिकल्पना का अगर थोड़ा रिव्यू किया जाएगा तो सीधी सी बात यह है कि दो तारे थे, सूर्य भी अपने आप में एक तारा है, उससे भी एक विशालकाय तारा था जिसको उसका साथी तारा था। तो ये जो साथी विशालकाय तारा था वो परिभ्रमण करते हुए सूर्य के पास आया और उसकी जो विशालकाय तारा था उसकी ज्वारीय शक्ति से सूर्य की सतह से असंख्य जो ग्रहाणु निकले हैं, प्लैनेटेसिमल निकले हैं, उसमें से कुछ ग्रहाणु ऐसे जो बड़े थे और वो जो बड़े ग्रहाणु थे वो ही ग्रहों के जो भावी ग्रह है उनके निर्माण के आधार बने, और जो छोटे छोटे जो ग्रहाणु थे वो सब इसके अंदर समाहित होते गए। अब देखिए इस परिकल्पना जो है ग्रहाणु परिकल्पना है उसके द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति तथा पर्वतों की जो निर्माण है उनकी समस्या को समझने में काफ़ी जो अपन यूँ कहते हैं महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो एक बात तो यह है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है, महाद्वीप तथा महासागरों की संरचना है, और जो पर्वत निर्माण की जो संरचना है या पर्वत निर्माण की जो घटनाएं घटित हुई है उसको समझने में भी ये परिकल्पना है वो अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। अब देखिए इसका जो मूल्यांकन किया जाएगा इस परिकल्पना का, तो पहला इस आधार पर यह कहा जाएगा इस परिकल्पना का कि शैम्बर्ली ने ये कल्पना की थी कि जो एक जो कुंडला का जो न्यायिका थी, स्फेरिकल जो नेबुला थी, इस कुंडला का न्यायिका जो स्फेरिकल जो नेबुला थी उससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो कल्पना की है वो एक प्रकार की कल्पना ही प्रतीत होती है वर्तमान में। इस तरह से अगर इस परिकल्पना को देखा जाएगा कि एक कुंडला का न्यायिका से पूरे ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति की जो कल्पना की है शैम्बर्ली ने वो एक कल्पना ही प्रतीत लगती है। वास्तविकता से ये जो विचारधारा है वो काफ़ी कम महत्व रखती है। दूसरी जो इस परिकल्पना का जो मूल्यांकन किया जाएगा, अगर ग्रहों का निर्माण है, जितने भी ये जो ग्रह हैं इन ग्रहों का जो निर्माण है वो अगर स्वतंत्र रूप से हुआ है तो जो ग्रह है एक नियमानुसार परिभ्रमण नहीं करना चाहिए, यानी अलग अलग अगर ये बने हैं स्वतंत्र रूप से, यानी जितने भी ग्रह है वर्तमान के अंदर अगर अपन देखते हैं एट प्रेजेंट के अंदर 8 ग्रह, अगर इन ग्रहों का जो बनावट है यानी इनकी जो संरचना है वो अगर अलग अलग हुई है, अलग अलग स्वतंत्र रूप से हुई है, तो वर्तमान में एक इस चीज़ देखने को मिलती है अपने ग्रहों के बारे में कि जितने भी ग्रह हैं वो एक ही कक्ष के अंदर सूर्य के लगातार परिभ्रमण करते हैं, परंतु ग्रह की एक निश्चित दिशा में परिभ्रमण करने से ये स्पष्ट बात होती है कि इन्होंने जो ये कहा कि स्वतंत्र रूप से बने तो इनकी जो दिशा है परिभ्रमण की वो अलग अलग होनी चाहिए, जबकि वर्तमान में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यानी जितने भी ग्रह हैं वो एक निश्चित दिशा के अंदर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये बात भी परिकल्पना है उसके थोड़ी खिलाफ जाती है। तीसरी जो इस परिकल्पना का अगर मूल्यांकन किया जाता है वो इस आधार पर किया जाएगा कि जो भी ग्रहाणु है उसके अंदर संवर्धन व समूहीकरण की संवर्धन व जो समूहन की क्रिया है यानी लगातार पास में आने की, समूह बनने की, ग्रुप बनने की जो प्रक्रिया है उसका अगर ये देखा जाएगा तो ये
स्पष्ट रूप से ये साबित नहीं होता है कि इन ग्रहाणुओं के समूहन होने से 9 ग्रह ही क्यों बने, क्योंकि भाई समूहन हो रहा है तो उससे 9 से या तो ज़्यादा भी हो सकते थे या कम भी हो सकते, तो ऐसा क्यों हुआ, इसका भी स्पष्टीकरण है वो सैम्बल की जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाती। यानी बात यहाँ पे आके अटकती है कि जो समूहन हुआ था वो 9 के रूप में ही, क्योंकि यार उससे ज़्यादा भी हो सकता था, उससे कम भी हो सकता था। चौथी इसकी जो परिकल्पना आती है, तो ग्रह की जो रचना हुई है वो ग्रहाणुओं के संवर्धन से अगर मानी भी जाए तो भी ग्रहों में उतना जो कोणीय आवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, वो नहीं हो सकता है जितना कि अभी उसके अंदर है। यानी एक इस थ्योरी को इस तरह से समझा जाएगा, जो कोणीय आवेग का जो सिद्धांत है उसके अनुसार ये देखा जाएगा कि ग्रहाणुओं के समूह से अगर ये ग्रह बने हैं तो उसके अंदर जो टोटल जो कोणीय आवेग है वर्तमान में उतना भी कोणीय आवेग इसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान के अंदर अगर अपन देखते हैं कि 98% जो एंगुलर मोमेंटम है वो ग्रहों के अधीन है और 2 है वो सूर्य के अधीन है। तो फिर भी अगर इस एंगुलर मोमेंटम थ्योरी के बेस पे देखा जाए तब भी ये जो इनकी जो परिकल्पना है सैम्बल की है वो सही खरी अपने जो कसौटी है उसके ऊपर खरी नहीं उतरती है। उसके अलावा उसकी जो 5वीं जो मूल्यांकन किया जाएगा इस परिकल्पना का, वो इस बेस पे किया जाएगा कि इस परिकल्पना के अनुसार जितने भी ग्रह थे वो ठोस रूप में थे। यानी कहने का मतलब है कि इन्होंने पहले से ही माना था कि जो सूर्य है ग्रह निर्माण से पहले वो ठोस रूप में था। किस रूप में था? सॉलिड रूप में था। अगर इस रूप में था तो अपन देखते कि जो पृथ्वी है वो प्रारंभिक रूप में तरलावस्था में थी, जबकि इन्होंने क्या ये ठोस है। तो इस बात की भी यहाँ पे एक विरोधाभास मिलता है, तो उस बेस पे भी इसका जो मूल्यांकन है वो सही प्रतीत नहीं होता है। अब जो अपना एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसको अगर ये देखा जाएगा कि ये परिकल्पना गलत धारणा पर, यानी वायुमंडल की जो उत्पत्ति से संबंधित भी ये परिकल्पना जो अपना व्यू देती है वो भी एक गलत प्रकार का व्यू देती है। और वो कारण है कि इस जो परिकल्पना है सैमलिन व मोल्टन की, उसमें जेफरीस महोदय ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किया है, यानी इनके अंदर कुछ मॉडिफाई किया है। जो ये प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस थी सैमरलिन की, उसके अंदर जो मॉडिफाई किया है वो जेफरीस ने किया है। अब उसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात कही है जेफरीस ने वो इस बेस पे कही है कि जो ग्रह बने थे उसका जो केंद्रीय भाग था, यानी जो ये ग्रहाणु थे उसमें से जो बड़े ग्रहाणु थे वो केंद्रीय भाग के रूप में थे जो भावी ग्रह है उनके निर्माण के लिए। तो उन्होंने क्या हुआ कि जो वायुमंडल के जो तत्व थे उनको आत्मसात किया था, कैप्चर किया था एक प्रकार से, ठीक है ना। अलग अलग जो मतलब केंद्रीय भाग था उसमें जो छोटे असंख्य परमाणु थे उनको जो बड़ा ग्रहाणु था उन्होंने उसको कैप्चर किया था। अब थ्योरी ये थी कि ये कैप्चर करने में असमर्थ था, यानी जेफरीस के अनुसार क्या था कि इसको कैप्चर करने में वो असमर्थ थे, बड़े ग्रहाणु थे वो छोटे ग्रहाणु को, जबकि सैमरलिन ने क्या माना था कि बड़े ग्रहाणु थे छोटे ग्रहाणु को कैप्चर किया था। अब उन्होंने फिर भी ये जेफरीस ने ये माना कि अगर मान लिया जाए कि उन्होंने इतनी उसके अंदर आकर्षण शक्ति होगी कि उन्होंने जो छोटे ग्रहाणु थे उसको कैप्चर किया भी होगा, तब भी उन्होंने ये कहा था कि ये नाभिक था, उसके साथ कुछ गैस भी थी और गैस के अलावा कुछ जल भी था, यानी और H2O दोनों थी। यानी जो ग्रहाणु थे उसमें गैस भी थी और जल की मात्रा भी थी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जल और गैस इतने गहराई में मौजूद थे उन ग्रहाणुओं के, इतने मतलब कई हजार किलोमीटर की गहराई के अंदर मौजूद थे। अतः वायुमंडल ग्रहाणुओं द्वारा बना होना चाहिए, परंतु ये भी संभव नहीं होता। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मान भी दिया जाए कि उस ग्रहाणु के अंदर जल और जो गैस है वो थी, तो भी इतने किलोमीटर की गहराई पे थी कि उसके गैस और जल के मिश्रण से जो वायुमंडल है वो बना है, वो बात भी सही नहीं उतरती है। ऐसा किसने कहा था? जेफरीस महोदय ने कहा था। इसीलिए कहा है कि उन्होंने जो वायुमंडल की उत्पत्ति बताई है ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार सैमरलिन ने,
उसमें जेपरिस ने अपना ये जो व्यू है ये रखा कि ये कथई या किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता है। और जेपरिस महोदय ने ये माना है कि ये परिकल्पना पृथ्वी की समस्या को सुलझाने में अपूर्ण तथा असमर्थ लगती है। यानी कहने का मतलब इन्होंने कहा कि पृथ्वी की उत्पत्ति भी इस परिकल्पना से हुई है, वायुमंडल की उत्पत्ति में भी ये सहायक है और महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति में भी ये परिकल्पना अपना जो व्यू है वो रखती है। लेकिन जेपरिस महोदय ने इस बात को सिरे से नकार दिया है कि किसी भी रूप में ये पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके निर्माण में ये अपना जो व्यू है वो पूर्ण रूप से नहीं देती है। एक प्रकार से वायुमंडल की उत्पत्ति में के निर्माण को समझने ये परिकल्पना असमर्थ है। ऐसा व्यू किसने रखा है? जेपरिस महोदय ने रखा है। अब अपन जो द्वैतवादी परिकल्पना है उसके अंदर ही दूसरी जो परिकल्पना पढ़ेंगे वो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है उसको पढ़ेंगे, यानी जो टाइडल हाइपोथेसिस है जेम्स जीन्स की उसको पढ़ेंगे। तो ये भी एक प्रकार की ऐसी परिकल्पना है जो अद्वैतवादी यानी दो तारों के सहयोग से जो अपन कहते हैं वो ब्रह्मांड है या पृथ्वी है या उसके अन्य जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति हुई है। तो अब सेकंड जो परिकल्पना है अद्वैतवाद के अंदर वो अपन पढ़ेंगे जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। तो अभी जो अपन परिकल्पना पढ़ेंगे वो जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीन्स। ये एक अंग्रेज विद्वान थे जेम्स जीन्स। इन्होंने 1919 में जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो अपनी परिकल्पना है जो रखी है वो ज्वारीय परिकल्पना के नाम से जानी जाती है। तो